Shikshanshu, welcome to the channel. नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। लास्ट जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोगों ने रॉलेट सत्याग्रह तक पढ़ा था, रॉलेट एक्ट तक पढ़ा था। आज जो हमको पढ़ना है वो उससे आगे पढ़ना है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, है ना। उससे आगे पढ़ना है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। उसके बाद हम लोग खिलाफत की तरफ चलेंगे। खिलाफत के बाद हम लोग असहयोग की तरफ चलेंगे, ऐसा है। तो चलिए आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। जालियांवाला बाग जो है सो अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब में है, हाँ। और जालियांवाला बाग वहीं पे है। और यहाँ पे जो है सो 10 अप्रैल 1919 को जो है सो क्या हुआ था कि एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। और हुआ ये कि अंग्रेज के जो ऑफिसर आए और अंग्रेज के कुछ लोग आके और वहाँ पे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो चल रहा था उस पर जो है सो गोली चलवा दिए। इससे क्या हुआ कि लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, समझ गए। इससे क्या हुआ कि लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और क्या हुआ कि प्रदर्शन क्या कहते हैं वो सरकारी ऑफिस सबको जो है सो चाहे सरकारी संस्थाएं थी, पुलिस जो थे उन सब के साथ जो है सो मार झगड़ा करना शुरू कर दिया। हाँ, जो सरकारी ऑफिसर्स थे उनको जो है सो तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, और तब क्या हुआ कि वहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो गया। वहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो गया। और मार्शल लॉ लागू होने के बाद जो है सो इसका कमांड जो है, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जनरल डायर के हाथ में दे दिया गया, है ना। जनरल डायर के हाथ में दे दिया गया। और जनरल डायर एक बहुत ही क्रूर आदमी था, समझ गए। बाद में जनरल डायर को किसने मारा था? बाद में जनरल डायर को उधम सिंह ने लंदन में जाके मारा था। भले उसके बाद उनको फांसी मिल गई, जो अलग चीज़ है, लेकिन लंदन में जाके सरदार उधम सिंह ने उनको मारा था, समझ गए। ऐसा ये एक मूवी भी आया था ना विक्की कौशल का, है ना। उसमें विक्की का क्या कहते हैं उसको, विक्की कौशल का उधम सिंह का रोल था, है ना। उसके बारे में जो है सो पढ़ना है हम लोग को। तो वो मूवी आप देख सकते हैं। हम कंसीडर नहीं करना कि आपको देखना ही है, बट आप देख सकते हैं। वो सरदार उधम सिंह की बायोग्राफी है वो मूवी की, है ना। उसके बाद जो है सो जालियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखो जालियांवाला बाग जो है सो एक बहुत ही बड़ा दीवार था, चारों तरफ से घेरा हुआ। उस बीच में बहुत सारा एरिया था, मैदान की तरह था, प्लेग्राउंड की तरह था। और वो जो है सो बड़ा बड़ा दीवार था। और उसका जो निकलने का रास्ता था ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रास्ता था, मतलब कि इतनी आसानी से भी आप नहीं निकल सकते थे। उसमें जो 2 गेट थे, हाँ, वो 2 गेटों को जो है सो जनरल डायर बंद करवा दिया। और बैसाखी का दिन था उस दिन, और पंजाब में बैसाखी बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। तो बैसाखी का दिन था, तो सब लोग आए थे मेला देखने। जालियांवाला बाग में मेला लगा हुआ था, सब लोग मेला देखने आए थे वहाँ पे। और पहले क्या होता था कि जो भी राजनीतिक मीटिंग्स होते थे ना, जो भी पॉलिटिकल मीटिंग्स होते थे, हाँ, वो मेला के समय ही होते थे। क्या है, क्या कि मेला के समय में लोगों को बुलाना नहीं पड़ता था। लोग आते थे, बड़े बड़े नेता आके भाषण देते थे, लोगों को अपनी तरफ खींचते थे, है ना। तो वहाँ राजनीतिक भाषण भी चल रहा था, मतलब कि अच्छा खासा भीड़ वहाँ पे जमा था। और जालियांवाला बाग के बीच में जो है सो एक अच्छा सा कुआं था। तो वहाँ हुआ ये कि बहुत सारे लोग मेला में शरीक होने आए थे, बहुत सारे लोग मेला में जो है सो भाग लेने आए थे। और जनरल डायर क्या किया कि निकलने का सारा रास्ता बंद करवा दिया। जनरल डायर निकलने का सारा रास्ता बंद करवा दिया और भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलवा दिया। इससे क्या हुआ कि लोग जो है तो सैकड़ों लोग मारे गए थे। कुछ जो है सो आप देखो, ये आगे कुआं पीछे खाई, ऐसा वाला बात था कि एक तरफ कुआं है कि उस या तो उसमें जाके जान जाएगा, और अगर बाहर रहेगा तो गोली से जान जाना है, मतलब जान तो जाना ही था। हाँ, इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है, सैकड़ों लोग जो है सो उसमें मारे गए थे। और इतना मास नंबर में जो है सो जब हिंसा हुआ ना, तो गांधी जी क्या किए कि ये आंदोलन वापस ले लिए थे, रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिए थे। और तब जो है सो ये क्या कहते हैं जालियांवाला बाग का जो है पूरा इंसिडेंट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, हमारे इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कि जो आज़ादी की लड़ाई थी, जितना दिन भी चला, उसमें जालियांवाला बाग का एक अलग पोजीशन है ना, अलग इंपॉर्टेंस है जालियांवाला बाग की कहानी का। इससे जो है सो लोगों में और ज़्यादा भावना जाग गई थी आज़ादी के प्रति, है ना, स्वराज के प्रति और ज़्यादा भावना जाग गया था। अब चलते हैं आगे असहयोग की तरफ। असहयोग आंदोलन क्या था? उससे पहले खिलाफत का मुद्दा पे आते हैं। खिलाफत क्या था?
तुर्की के खिलाफत जो वर्ड है ना वो खलीफा से निकला है। मतलब तुर्की का जो हेड होता था ना, तुर्की जो एक देश है उसका जो हेड था उसको खलीफा हम लोग कहते थे। और तुर्की जो था सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था तो वो हार गया था। तो कुछ ऐसे ट्रीटीज थे, कुछ ऐसे संधि उस पर थोप दिए गए जो कि अच्छे नहीं थे। इसके लिए हुआ क्या कि जो बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज थे, चाहे जो बाकी जगह के जो मुस्लिम्स थे, वो इसके खिलाफ बगावत पे उतर आए। भारत में भी ऐसा ही हुआ। भारत में मुंबई में जो अली बंधु थे, अली बंधु बोले तो शौकत अली जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना, जो अली बंधु थे वो जो है सो इसके खिलाफ खिलाफत कमेटी का गठन किए थे जो तुर्की के खलीफा के सपोर्ट में था। अब यहाँ जो है सो महात्मा गांधी जो है सो खिलाफत के सपोर्ट में थे। महात्मा गांधी भी जो है सो खिलाफत का मुद्दा उठाए थे। इसके पीछे का रीजन ये था कि महात्मा गांधी को ये बात पता था कि जब तक भारत के सारे हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो जाएंगे तब तक जो है सो कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। ये बात तय था। जब तक भारत के सारे लोग मतलब सारे हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो जाएंगे तब तक जो है सो कोई भी आंदोलन अच्छा खासा नहीं हो सकता, कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। हिंदू और मुस्लिम को साथ आना ही है। और ये हिंदू और मुस्लिम का जो झगड़ा है ना भारत में, ये बहुत दिनों से चल रहा है। जब से मुस्लिम का रूल शुरू हुआ था 1191 के बाद, हाँ, मतलब पृथ्वीराज चौहान को जो है सो मोहम्मद गौरी जब हरा दिया था, हाँ, तब से जो हिंदू मुस्लिम का जो मैटर है ना वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। आज भी बहुत सारी जगह पर जो है देखते हैं हिंदू मुस्लिम में जो राइट्स हो जाता है, जो कि बहुत गलत है। हाँ, एक इंसानियत के नाते गलत है। हिंदू और मुस्लिम क्या है, दोनों के दोनों इंसान है, बस दोनों की पूजा पद्धति अलग है ना। वर्शिप का मेथड जो है सो अलग है। अगर बस इतनी सी बात लोग समझ जाए, आधा का आधा दंगा जो है सो खत्म हो जाएगा, आधा जो कन्फ्लिक्ट है दोनों में वो खत्म हो जाएगा। तो गांधी जी को पता था कि ये दोनों साथ नहीं आएंगे तो फिर हमारा भी आंदोलन सफल नहीं हो जाएगा। इसलिए गांधी जी सोचे कि खिलाफत को जो है सो हम सपोर्ट करते हैं, जब हम असहयोग करेंगे तो मुस्लिम्स हमको सपोर्ट करेंगे, है ना। इसलिए गांधी जी ने खिलाफत को सपोर्ट किया था। तब असहयोग आया। असहयोग आंदोलन के नाम से ही, असहयोग के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये आंदोलन था क्या। असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना है हमको। जो हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखे थे गांधी जी, जो बुक लिखे थे गांधी जी 1909 में, 1909 में जो बुक लिखे थे, हाँ, हिंद स्वराज, उसमें गांधी जी ने क्लियरली ये कहा था कि अंग्रेज जब भारत में आए, हाँ, तो वो भारत के लोग के सपोर्ट के हिसाब से ही आए। हाँ, भारत के लोग सपोर्ट के हिसाब से ही आए। तो अगर भारत के लोग उनको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, अगर भारत के लोग उनको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, तब क्या होगा कि 1 साल के अंदर अंग्रेज का जो व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा जाएगा और अंग्रेज को जो है सो देश छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा जो है सो गांधी जी का कहना था। और इसीलिए वो चाहते थे कि असहयोग आंदोलन को जो है सो शुरुआत करें, असहयोग आंदोलन का शुरुआत हम करें। तो शुरुआत होता कैसे है, इसका सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका कारण क्या था। सबसे पहला कारण था कि भारत का जो है प्रथम विश्व युद्ध में भारत को बहुत घाटा हुआ था, चाहे वो मैन पावर का घाटा हो, चाहे मनी पावर का घाटा हो, हाँ, चाहे रिसोर्सेज का घाटा हो, बहुत सारी चीज़ों का घाटा हुआ था। हम पहले भी बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि लड़ा था भले इंग्लैंड, हाँ, और रिसोर्स ले जा रहा था यहाँ से, जो भी रिसोर्स थे, हाँ, वो सब यहाँ से ले जा रहा था। तो सबसे पहले जो है सो प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर जो है सो अंग्रेज जो है सो भारतीय जनता का शोषण किए थे। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना। हाँ, स्वराज का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्वराज का मतलब होता है स्व जो राज, मतलब खुद का शासन, है ना, खुद का शासन, स्वयं का शासन, इसको कहते हैं स्वराज। हाँ, तो गांधी जी जो है सो ये स्वराज, अंग्रेज सब जो है सो स्वराज देने से कैंसिल कर दिया। स्वराज नहीं बोला कि हम नहीं, आपको आज़ादी नहीं दे सकते हम, है ना। तीसरा जो था सो रॉलेट एक्ट का पारित होना। हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उससे ये पता है हम लोगों को कि रॉलेट एक्ट कितना खराब एक लॉ लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। हाँ, चौथा जो था सो जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। पांचवा, कलकत्ता अधिवेशन। देखो कांग्रेस का होता क्या था कि कांग्रेस उस समय एक पार्टी थी जो आज़ादी के लिए लड़ रही थी, तो हर साल के अंत में जो है सो कांग्रेस का जो है सो सेशन होता था। हर साल के अंत में नवंबर दिसंबर में जो सेशन होता था, ताकि आने वाले ईयर्स में जो है सो हम प्लानिंग करते थे कि हमको कैसे लड़ना है। तो कलकत्ता सेशन भी 1920 में हुआ था और वहाँ पे ये तय हुआ कि हम लोग अब असहयोग आंदोलन का शुरुआत करेंगे। समझ गए। उसके बाद जो है सो आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्या क्या थी। सबसे पहले आंदोलन की खिलाफत की शुरुआत जो है सो जनवरी 1921 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, असहयोग और खिलाफत मिला के इसकी शुरुआत जो है सो जनवरी 1921 में हुई थी।
सामाजिक समूह, है ना, धनी गरीब जमींदार बिजनेसमैन सब आदमी इसमें सब भाग लिए थे, लेकिन सबका मोटिव अलग अलग था, है ना, सबका सोच अलग अलग था, सबका स्वराज का मतलब अलग अलग था। जैसे अवध का बात करें अगर, तो अवध में गिरमिटिया मजदूर हुआ करते थे, जो पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे, बाबा रामचंद्र, वो अवध के पीजेंट्स को लीड किए थे। और वहाँ मैटर ये था कि जो बड़े बड़े जमींदार से जो लोग, जो छोटे किसान जो ज़मीन रेंट लेते थे, तो ज़मीन का भाड़ा बहुत था जो वो चुका नहीं पाते थे। इसके मतलब क्या होता था कि उन लोगों को बेगार करना पड़ता था। बेगार का मतलब ये हुआ, बेगार का मतलब हुआ कि क्या कहते हैं उसको, बिना पैसे का काम करना, है ना, बिना पैसा का जो है सो काम करना था। वहाँ दिक्कत ये था, तो बाबा रामचंद्र ने कहा कि ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं कि अब उससे जो है सो जमींदार को जो है सो हम कोई भी रेंट नहीं देंगे। तब तक जवाहरलाल नेहरू भी असहयोग के चक्कर में जो है सो वहाँ आए, तो वो वहाँ के लोगों के साथ मीटिंग किया और वहाँ पे एक अवध किसान सभा का जो है सो सेटअप किया गया और ऐसे ऐसे वहाँ पे 300 ब्रांचेज खुल गए, है ना। तो उन लोग का सोच ये था कि हमारे लिए स्वराज तब होगा जब हमको जो है सो जमीन का रेंट नहीं देना पड़ेगा। यहाँ स्वराज का मतलब ये था। उसके बाद थोड़ा सा चले अगर हम आंध्र प्रदेश की तरफ, तो वहाँ गुडेम की हिल्स थी, हाँ, गुडेम की पहाड़ियाँ थी, है ना। वहाँ पे जो है सो आदिवासी लोग थे, वो लोग फॉरेस्ट रूल से परेशान थे, वो लोग फॉरेस्ट रूल से परेशान थे। उनका दिक्कत ये था कि क्या कहते हैं उसको, उनका दिक्कत ये था कि जो फॉरेस्ट रूल थे, जो प्रोटेक्टेड एरिया, रिजर्व फॉरेस्ट और ये सब जो बना दिए गए थे, इसके तहत क्या था कि लोग जो है सो आम आदमी जो वहाँ के लोग थे, वो बड़े बड़े अच्छे, मतलब जहाँ पे अच्छे किस्म की पेड़ पाई जाती थी उसमें वो लोग नहीं जाते थे। और अगर कोई जाते हुए पकड़ा जाता था तो उसको पनिशमेंट मिलता था। उसके बदले ये था कि उसको बिना पैसे का जो है सो लकड़ी ढोना पड़ता था अंग्रेज का। ये सब जो है सो वहाँ कहानी था। तो वहाँ पे एक थे लीडर अल्लूरी सीताराम राजू, है ना। अल्लूरी सीताराम राजू वहाँ के जो लीडर थे, वो जो है सो ये सोचे, वो महात्मा गांधी से बहुत इंस्पायर्ड थे वो, हाँ, अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो वो अपने आप को बताते थे कि हमको भगवान भेजे हैं आप लोगों को बचाने के लिए, हम भगवान के ये हैं, हाँ, अगर हम मरे हुए आदमी पे भी अगर हाथ फेर देते हैं तो वो जिंदा हो जाएगा। इस तरीके के कुछ जो है सो स्टीरियोटाइप्स हैं जो बताते थे। तो इससे हुआ ये कि आदिवासी लोग भी जो है सो वहाँ पे आंदोलन करना शुरू किए थे। बाद में जो है सो अल्लूरी सीताराम राजू को जो है सो कैप्चर कर लिया गया था और बाद में उनको फांसी दे दी गई थी। ये था गुडीम हिल्स के कहानी। उसके बाद आते हैं प्लांटेशन वर्कर्स थे असम के तरफ, हाँ, जो चाय बागानों में जो है सो काम करते थे। उनके साथ दिक्कत ये था कि अगर वो एक बार चाय बागान में नौकरी करने आ गए तो जब तक परमिशन न मिले तब तक वो घर नहीं जा सकते थे, और परमिशन शायद ही मिलता था, परमिशन मिलता ही नहीं था जाने का घर पे, समझ गए। तो हुआ ये कि जब स्वराज का मतलब समझे ना कि स्वराज आ रहा है, तो महात्मा गांधी बोले थे कि हम लोग स्वराज आ जाएगा, अब आज़ादी मिल जाएगी। तो ये लोग क्या किया, उससे खुश होके, उसी आंदोलन से खुश होके जो है सो ये लोग क्या किया कि बैरिकेड तोड़ के भाग गए, हाँ, रात को बैरिकेड तोड़ के भाग गए। तो पहुँचे स्टेशन पे, है ना, और स्टेशन पे दिक्कत ये था कि आंदोलन चल रहा था उस समय, तो ट्रेन भी बंद थे, हड़ताल पे था ट्रेन, क्या कहते हैं ट्रेन चलाने वाले लोग, चाहे जो ट्रेन ऑपरेट करते हैं सब हड़ताल पे था, मतलब ट्रेन बंद थे। हुआ ये कि जब तक ये लोग स्टेशन में पहुंचे पीछे पीछे पुलिसों आ गया और अंग्रेज के अफसर भी आ गए, फिर इस सबको अच्छे से डोज दिए, हाँ, मारे पीटे और फिर उठा के इनको ले आए। हाँ, दिक्कत ये है स्वराज का भिन्न, सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न होने का कारण ये था कि देखो आदमी का नेचर होता है कि भले ही आगे कितना भी प्रॉब्लम है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो टेम्पररी प्रॉब्लम है ना, चाहे वो छोटा ही है, वो प्रॉब्लम हमको सबसे बड़ा लगता है। अब मान के चलो कोई आदमी भूखा है, हाँ, जिसको 2 दिन से खाना नहीं मिला है, उसको अगर हम कहें कि चल भारत आज़ाद करावे, क्या कहते हैं उसको, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले उसको चाहिए खाना, उसका जो मेन प्रॉब्लम है पहले खाने का है ना। उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं उसको, वो भारत का आज़ादी में जाएगा। चाहे आपका अभी भी जो हम लोग के यहाँ जो क्या कहते हैं चुनाव होता है ना, तो दिक्कत क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं सो चुनाव का प्रचार करने, जरूरी नहीं कि हर आदमी जो भी चुनाव में प्रचार के कहना गलत नहीं होगा, हाँ, कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो भी चुनाव के सपोर्ट में करने जा रहा है वो दिल से सही में उसी नेता को सपोर्ट कर रहा होगा जिसके रैली में हो गया, नहीं। अभी तो हम लोग की तरफ ऐसा है कि पैसे पे भी लोग जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही था कि पहले जो है सो आपको अपना ज़रूरत पूरा करना है ना, फिर बाद में देखा जाएगा। ये कहानी थी।
देखो, इसलिए यहाँ पे जो है प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उनके सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। उनका सोच ये था कि स्वराज का मतलब ये हुआ, ये बात सही भी है कि स्वराज का मतलब क्या हुआ कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें उनका सारा का सारा कष्ट, सारा का सारा परेशानी खत्म हो जाएगा जब हम आज़ाद हो जाएंगे तब। लेकिन सही में आज हम देखें तो सही में लोगों का सारा परेशानी कष्ट खत्म हो चुका है, तो इसका जवाब होगा नहीं, लेकिन वो बात की बात है। हाँ, उससे आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या था, शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना। शहर में असहयोग आंदोलन क्यों धीमा पड़ गया था? अभी आंदोलन अच्छा खासा चला था, है ना, लेकिन ये धीरे धीरे धीमा पड़ गया था। धीमा पड़ने का कारण ये था कि गांधी जी बोले थे कि असहयोग करना है, तो असहयोग करना था तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है सो क्या कहते हैं उसको सब अपना काम धाम छोड़ के, स्कूल के बच्चे जो है सो स्कूल छोड़ दिए थे, टीचर्स पढ़ाना छोड़ दिए थे, वकील जो है सो अपना क्या कहते हैं वकीली छोड़ दिया था, जो भी इंडियन लोग जिस प्रोफेशन में थे वो छोड़ चुका था, है ना। क्या कहते हैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा था, विदेशी कपड़ा लोग नहीं पहनता था, व्यापारी लोग जो थे जैसे विदेशी सामान नहीं बेचते थे, जो भी चीज़ था, शराब के दुकानों की पिकेटिंग कर दी गई। देखो यहाँ पिकेटिंग का मतलब ये होता है कि जब पुलिस अगर किसी दुकान को बंद करता है तो उसको कहते हैं सील करना, और वही चीज़ अगर पब्लिक करे हाँ तो उसको कहते हैं पिकेट करना। तो जो शराब के दुकान थे उसको जो है सो पिकेट कर दिया गया था। बहुत भयंकर वाला आंदोलन चला था, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा था। इसके पीछे का रीजन ये था, सबसे पहला रीजन था, हम बताएं ना कि भारत में गरीबी बहुत हद तक ज़्यादा थी। हाँ, तो लोग जो खादी का कपड़ा ही जो था सो भारत के मतलब कि कहा गया था कि आप लोग विदेशी कपड़ा नहीं पहनिए, खादी का कपड़ा पहनिए, लेकिन खादी का कपड़ा विदेशी कपड़ा के मुकाबले ज़्यादा महंगा होता था और जो गरीब लोग थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, है ना। खादी के कपड़ा को वो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए जो है सो वो लोग सबसे पहले जो है सो धीरे धीरे जो है सो क्या कहते हैं उसको ज़्यादा दिन तक बहिष्कार इस चीज़ का कर नहीं सकते थे, तो धीरे धीरे वो लोग फिर से विदेशी कपड़ा खरीदने लगे। दूसरा था कि अगर मान चले कि आप किसी का स्कूल छुड़वाते हैं, किसी बच्चे का, चाहे किसी से भी अगर कोई प्रोफेशन छुड़वाते हैं तो भाई उसका भी तो परिवार है, उसको भी तो ज़रूरत होती है उस चीज़ की, पैसे की ज़रूरत तो सबको है ना। तो कोई ना कोई ऑप्शन तो होना चाहिए ना हमारे पास कि चलो ये काम छोड़ देंगे तो ये काम हमारे पास है, हम अपना घर चला सकते हैं। ऐसा कोई भी ऑप्शनल संस्था नहीं था, ऐसा कोई भी वैकल्पिक संस्था नहीं था। बस एक कॉलेज हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि जो कि लाला लाजपत राय खोले थे पंजाब में, नेशनल कॉलेज, जिस कॉलेज के स्टूडेंट थे भगत सिंह, राजगुरु नहीं, सुखदेव, ये लोग जो जिस कॉलेज के स्टूडेंट थे, ये ऐसा एक कॉलेज खोला गया था लाला जी के द्वारा। बाकी और ऐसा कुछ याद नहीं है कि बाकी और कोई संस्था खोला गया था ताकि लोग को अगर कोई अंग्रेज को छोड़ के तो उनको कोई अपना अच्छा सा ऑप्शन मिले, ऐसा नहीं था। इसलिए जो है सो छात्र सब जो है, चाहे जो स्टूडेंट थे जिनको अपना करियर बनाना था, वो धीरे धीरे वापस आने लगे उसी स्कूल में जिस स्कूल से वो निकले थे। हाँ, टीचर्स जो है सो क्या कहते हैं उसको जो जॉब छोड़े थे फिर से उस जॉब में वापस आने लगे, वकील फिर से वापस आने लगे, ऐसा जो है सो इसका कहानी था। तो इसलिए आंदोलन जो है सो धीरे धीरे धीमा पड़ गया था, ये आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ताकि फिर से लोग जो है सो फिर से अपने अपने काम पर जाने लगे थे। समझ गए? अब इसको चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप लोग। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई थी? यहाँ पे आंदोलन हमारा समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले समाप्त हुआ सत्याग्रह, अब होगा असहयोग का समाप्ति। असहयोग आंदोलन समाप्त कैसे हुआ था? फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी, ये भी एक हिंसक घटना थी और इसके लिए गांधी जी वो आंदोलन वापस लिए थे। चौरी चौरा जो एक जगह है ये उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर से सटे है। हाँ, गोरखपुर से सटा हुआ ये एक जगह है चौरी चौरा। वहाँ पे जो है सो ये मतलब कि कुछ घटना ऐसा हुआ था क्या कि फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। मतलब कि आपको टैक्स नहीं देना है, नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था और बिना किसी उकसावे के, मतलब कि लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन पुलिस उस पर जबरदस्ती गोली चलवा दिया।
हाँ, पुलिस उस पर जबरदस्ती गोली चलवा दिया। तब हुआ क्या कि लोग गुस्सा में और ज़्यादा गुस्सा आ गया, मतलब गुस्सा हो गए लोग, और इसके मतलब क्या कि पुलिस स्टेशन फूंकने लगे, पुलिसों को मारने लगे, मतलब बहुत सारा मतलब क्या कहते हैं उसको हिंसा हुआ था वहाँ पे। पुलिस और पब्लिक के बीच में बहुत ही लड़ाई हुई थी, और इतना हिंसा को देखते हुए जो है सो गांधी जी ये आंदोलन वापस ले लिए थे, ये आंदोलन समाप्त कर दिए थे। समझ गए, ये आंदोलन समाप्त कर दिए थे। और तब सविनय अवज्ञा आंदोलन करने से पहले गांधी जी को ये लगा था कि भारत के लोग अभी पूरी तरह क्या कहते हैं ये सत्याग्रह के रास्ते पर नहीं आए हैं, मतलब कि अभी लोगों को और ट्रेन करना है ताकि और अच्छे तरीके से जो है सम आंदोलन में भाग ले पाए। ऐसा गांधी जी का सोचना था, है ना, ऐसा गांधी जी का सोचना था कि और अच्छे तरीके से जो है सो लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि मतलब कि वो नॉर्मल करें। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा उकसा दे अंग्रेज फिर से हम लोग हिंसक हो जाएं, ऐसा नहीं करना था। तब जो है सो आगे चलते हैं हम लोग सविनय की तरफ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ। उससे पहले साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? देखो, जब इतना सारा जो आंदोलन हो रहा था ना, तो जो हमारी उस समय अंग्रेज की जो सरकार थी वो तो कहाँ से कंट्रोल हो रहा था? ब्रिटेन से कंट्रोल हो रहा था, मतलब कि बकिंगहम पैलेस, मतलब महारानी कंट्रोल कर रही थी। तो वहाँ की सरकार को ये लगा कि ऐसा दिक्कत हो क्या रहा है वहाँ पे कि बार बार इतना आंदोलन हो रहा है, मतलब कि जब तक कोई दिक्कत नहीं होगा तब तक आंदोलन तो होगा ही, जब तक आंदोलन होगा नहीं, है ना, बिना कोई दिक्कत का कोई विरोध हो नहीं सकता है, विरोध का मतलब ही कोई ना कोई दिक्कत होगा। तो ऐसा क्या दिक्कत है कि बार बार जो है सो ये आंदोलन हो रहा है, इसलिए साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन इसके हेड थे, इसलिए इसका नाम पड़ा था साइमन कमीशन। हाँ, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में कि ऐसा कहा गया कि ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके कि वहाँ व्यवस्था है क्या, उसको रिपोर्ट देना था। हाँ, इसलिए सर जॉन साइमन आए थे। और 1928 में साइमन का भारत आने में बहुत सारा विरोध हुआ था। अब आप लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये तो ठीक ही चीज़ था कि चलो वहाँ की सरकार को पता चले कि क्या दिक्कत था, लेकिन दिक्कत ये था कि इस टीम में जो ये ग्रुप था साइमन कमीशन का, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। अब मान के चलो कि हमारे घर के बारे में अगर किसी को जानना हो तो जब तक घर के आदमी नहीं रहेंगे वो अच्छा इन्फॉर्मेशन, सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है उसके बारे में, है ना। जब तक घर के लोग उसमें सपोर्ट ना करें तब तक इन्फॉर्मेशन सही आएगा नहीं। हाँ, और साइमन कमीशन में ये साइमन का ग्रुप था, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, है ना। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, है ना। जवाहरलाल नेहरू और क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये सब उस समय जो प्रमुख लीडर्स थे उन लोग की अध्यक्षता में जो है सो लाहौर अधिवेशन हुआ था जनवरी 1929 में, और वहां पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इससे पहले, है ना, हम लोग डोमिनियन स्टेट का मांग कर रहे थे। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि सरकार जो है ना, आप ही की रहेगी, मतलब हेड ऑफ द स्टेट आप ही की रहेगी, लेकिन सरकार चलाएंगे हम, है ना। इसको इस तरीके से समझे क्या है कि जैसे एक है, मान चलो कि S1 बोले तो स्टेट 1, है ना, और S2 ये स्टेट 2, मतलब ये वो स्टेट है जो इस S2 पर राज कर रहा है ना। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब हुआ कि ये जो S1 है, मतलब ये जो स्टेट 1 है वो S2 पर सिर्फ नाम के लिए यहाँ का मुखिया रहेगा, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो S2 के ही लोग चलाएंगे, है ना, वो स्टेट 2 के ही लोग चलाएंगे। ये था डोमिनियन स्टेट का मतलब। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू बोले कि नहीं, अब हमको डोमिनियन स्टेट चाहिए ही नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। हाँ, मतलब ये कि यहाँ पे S1 का कोई रोल रहेगा ही नहीं इस देश में, S1 का इस देश में कोई रोल नहीं रहेगा। मतलब S2 भी हमारा ही, S2 तो है ही हमारा, हाँ, मतलब कि S2 का मुखिया भी जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो भी भारत का ही रहेगा। पहले था कि जो डोमिनियन स्टेट था वो उसमें था कि हेड ऑफ द स्टेट जो है, सिंपल समझो कि हेड ऑफ द स्टेट रहेगा S1 का, और प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट रहेगा वो S2 का रहेगा। ये था डोमिनियन स्टेट। लेकिन अब बोला गया कि नहीं, अब हेड ऑफ द स्टेट भी हमारा, हाँ, और हेड क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर भी हमारा ही रहेगा। ये था तो पूर्ण स्वराज वाले मैटर में, है ना। तो वहाँ पे पूर्ण स्वराज के संकल्प को
पारित किया गया था, मतलब कि पास किया गया था, और 26 जनवरी 1930 को जो स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। हाँ, आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दें कि 15 अगस्त 1947 को जो हम लोग आज़ादी दिवस मनाते हैं, उससे पहले जो क्रांतिकारी लोग थे, जो आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे, वो 26 जनवरी 1930 26 जनवरी को ही अपना आज़ादी दिवस मनाते थे 1947 तक। हाँ, क्या है कि 26 जनवरी 1930 को जो है सो पहली बार झंडा फहराया गया था लाहौर अधिवेशन में, और तब से बोला गया कि अब जब हम लड़ेंगे, अब जो हम लड़ेंगे वो सिर्फ पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे, उससे नीचे का 1% भी कुछ नहीं लेंगे। मतलब कि अब अंग्रेजों को डायरेक्टली, हाँ, सीधा सीधा अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जाना है। हाँ, अब रहने का कोई उपाय नहीं है, ऐसा जो है सो वो लोग सोचे थे। ये था क्या कहते हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और लोगों से आह्वान किया गया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें, है ना। 26 जनवरी 1930 को, इसलिए हम बताएं कि अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट का चीज़ है, कभी कभी कोई पूछ देता है, चाहे कोई अथी कर देता है कि हमारा संविधान जो है सो 26 नवंबर 1949 को, हाँ, बन के तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी को लागू क्यों हुआ था? इसका कारण यही था। देखिए, इस 26 जनवरी को ना हम लोग किसी न किसी बहाने से याद कर रखना चाहते थे। इस 26 जनवरी को हम लोग किसी न किसी बहाने से याद रखना चाहते थे, क्या कि अब आज़ादी तो हो नहीं सकती, क्या कि आज़ादी तो हमारा 15 अगस्त को हो गया था, तो अब 26 जनवरी को लोग याद रखेगा कैसे? तो इसीलिए वहाँ उस समय संविधान सभा के लोगों ने सोचा कि 26 जनवरी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएं, है ना। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएं, ऐसा जो है सो उन लोगों ने सोचा था, और इसीलिए हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। समझ गए? तो ये साइमन कमीशन का था। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। देखिए, बात ये था कि अब धीरे धीरे जो है ना सो लोग थक गए थे आंदोलन करते करते जो है सो लोग धीरे धीरे थक गए थे। इसलिए वो चाहते थे कि अब जो है सो हम वहाँ उस समय जो काउंसिल का इलेक्शन होगा, काउंसिल के इलेक्शन में ही हम लोग जो है सो भाग लें, काउंसिल के इलेक्शन में ही हम भाग लें और वहाँ पे सरकार के अंदर रह के सरकार का विरोध करें। और इसीलिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी का गठन किया था, नाम था उसका स्वराज पार्टी। समझ गए? उसका नाम था स्वराज पार्टी, है ना। तो ये जो है सो क्या कहते हैं, गांधी जी जो है सो वहाँ पे ये आंदोलन जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, है ना, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। और जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखी थी, 11 डिमांड्स रखे थे, जिसमें किसानों को लेके थे, बिजनेसमैन को लेके थे, मतलब कि हर तबके का, देश का जो हर तबका जिसको जो जरूरत है उस सबको मिला के जो है सो 11 को डिमांड रखा था। और एक पार्टिकुलर अल्टीमेटम दिया था लॉर्ड इरविन को। उस समय हमारा जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड इरविन। उसको पार्टिकुलर अल्टीमेटम दिए थे महात्मा गांधी कि अगर ये हमारा पूरा नहीं होता ये सब डिमांड्स, हाँ, तब हम लोग एक और आंदोलन शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर खत्म करने की। जब मतलब कि नमक पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था कि आप नमक जो है सो इंडियन लोग नहीं बना सकते थे, और इंडियन लोग अगर बनाएंगे तो उसके बदले उनको टैक्स देना होगा, है ना। नमक पर भी टैक्स लेना शुरू कर देता था। सबसे पहले महत्वपूर्ण मांग था कि नमक टैक्स को जो है, मतलब साल्ट टैक्स को जो है सो आपको खत्म करना है। और लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लॉर्ड इरविन ने इनमें से किसी भी मांग को नहीं माना। तब 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जो है सो नमक यात्रा की शुरुआत किए थे, 12 मार्च 1930 को। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए, हाँ, महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए जो है सो नमक को ही क्यों चुना? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि नमक जो है सो सारे घरों में पाया जाता है ना। बिना नमक का हम कोई भी व्यंजन नहीं खा सकते हैं, है ना। चाहे कितना भी आप मसाला डाल लीजिए, नमक तो आपको खाना ही होगा। और एक बात, नमक एक ऐसा चीज़ है कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब स्वाद के हिसाब से ही नमक डालेगा। ऐसा नहीं है कि जो बहुत अमीर होगा वो अपने सब्जी में 1 बोरा नमक ला के रख देगा, है ना। और जो गरीब होगा वो खूब गरीब है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो क्या कहते हैं, वो
सॉरी वो नमक रखेगा ही नहीं अपने अथी में, सब्जी में, समझ गए। तो ऐसा नहीं था, इसलिए उन्होंने नमक को चुना था। और इसलिए वो जो है सो गांधी जी साबरमती से दांडी का यात्रा किए थे। 240 मील का यात्रा था जिसको वो 24 दिन में पूरा किए थे। हाँ, अलग अलग जगह रुक के अपने 75 वॉलंटियर के साथ वो शुरू किए थे ये आंदोलन। हाँ, वो पैदल यात्रा साबरमती से दांडी की तरफ किए थे। हाँ, अपने 75 वॉलंटियर के साथ। और बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए बहुत सारे लोग उनके आंदोलन से जुड़ते चले गए थे। क्या कि गांधी जी हर जगह रुक रुक के जो है सो मतलब कि लोगों को जुटाते थे, लोगों को बताते थे, है ना, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर गांधी नामक कानून का उल्लंघन, यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। 6 अप्रैल 1930 को जो है सो गांधी जी नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या सिमिलरिटी था? सिमिलरिटी ये था कि इसमें असहयोग दोनों को करना है। मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी जो है सो लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था, असहयोग में भी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा अंतर था असहयोग से सविनय की तरफ, कि असहयोग में तो सिर्फ यह था कि आपको सपोर्ट करना छोड़ देना है ना। असहयोग में ये था कि आपको सपोर्ट करना छोड़ देना है, लेकिन सविनय में ये था कि एक तो सपोर्ट करना ही नहीं है, और दूसरा जो भी ऐसे कानून हैं, हाँ, जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो भी ऐसे कानून हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, उसको जो है सो तोड़ना है। इसको कहते हैं क्या? डिसेंट ऑफ लॉ, है ना। इसको कहते हैं डिसेंट ऑफ लॉ। जो कानून हमारे लिए अच्छे नहीं है उसको भी जो है सो हमको अवहेलना करना है, इसको भी तोड़ना है हमको, उस कानून को, है ना। ऐसा इनका कहना था। अब चलते हैं थोड़ा आगे कि आंदोलन में भाग कौन कौन लिए थे। हाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ कि देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। हाँ, ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। चूंकि अमीर समुदाय व्यापार, अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित थे, वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए। गुजरात में अमीर पाटीदार जो थे वो, उत्तर प्रदेश में जाट जो थे सो वो, और क्या कहते हैं जो व्यापारी समूह के लोग थे उनको भी जो है सो टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे। तो वो लोग भी जो है सो इसके सब क्या कहते हैं उसको सपोर्टर बन गए थे, जिसमें जीडी बिरला का नाम बहुत फेमस है ना। जीडी बिरला लोग जो हैं, जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, है ना, ये सब जो है सो इसमें सपोर्ट किए थे। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन का समर्थन किया। जो व्यापारी लोग थे सब अपने अपने तरीके से कर सकते हैं ना। तो जो व्यापारी लोग थे वो बोले कि चलिए ठीक है, हम विदेशी सामान ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, हाँ, वो जो है सो उसी हिसाब से सपोर्ट करेंगे। उसके बाद उन लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया था आंदोलन को, हाँ, वित्तीय सहायता भी दी थी। नागपुर क्षेत्र के जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग थे वो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे। रेलवे कर्मचारी, डॉक वर्कर्स, छोटा नागपुर में खनिज, ये सभी जो विरोध करने वाले, ये सब जो काम मजदूर थे, ये सब आदमी जो है तो सपोर्ट किए थे। लेकिन यहाँ दिक्कत थोड़ा था, हाँ, थोड़ा सा दिक्कत क्या था इसको देखते हैं हम आगे। दिक्कत यहाँ क्या था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। हाँ, दिक्कत यहाँ ये था कि सब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सब लोग कैसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे? जैसे मुस्लिम थोड़ा आहत थे। पहला कारण तो ये था कि खिलाफत आंदोलन को गांधी जी शुरुआत करवा दिए थे, लेकिन बाद में वो वापस ले लिए थे, तो उनका खिलाफत आंदोलन अनसक्सेसफुल था। दूसरा दिक्कत ये था कि धीरे धीरे हिंदू महासभा जो थी, हिंदू महासभा कांग्रेस के उससे गठबंधन हो रहा था हिंदू महासभा का, इससे जो है सो मुस्लिम लोग हर्ट थे। हाँ, मुस्लिम समुदाय इससे हर्ट था, इसलिए वो आंदोलन में उतना दिल से भाग नहीं ले रहे थे, उतना जो है सो इंटरेस्ट इस आंदोलन में नहीं दिखा रहे थे। दूसरा था छोटा किसान। जो छोटे किसान लोग थे वो जो है सो इस आंदोलन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए थे, इसलिए क्या कि जो बड़े जमींदार लोग हैं, असली झगड़ा तो किसानों का उनसे था। किसानों का पहला हम बताए ना कि टेम्पररी प्रॉब्लम पहले ज़्यादा इशू करता है। तो किसानों का जो टेम्पररी प्रॉब्लम था कि बड़े बड़े जमींदार से जो खेत लेते थे बटैया पर, हाँ, उसको जो है सो ज़्यादा रेंट चुकाना पड़ता था। तो इनका जो है सो दिक्कत किससे था? बड़े बड़े लोगों से था, है ना, बड़े बड़े जमींदारों से था। तो ये भी जो है सो उतना इंटरेस्ट नहीं लिए। उसके बाद जो क्या कहते हैं उसको, जो हरिजन समुदाय के लोग थे, है ना, जो जिनको जो पहले छुआछूत बहुत था, है
है ना। तो छुआ क्या कहते हैं, जो नीची जाति के लोग थे वो भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, और गांधी जी उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या किए थे कि उन लोगों का नाम दिया था हरिजन, सन ऑफ गॉड, भगवान का अवतार, भगवान का बेटा। हाँ, और वो हरिजन को अपने में शामिल करने में गांधी जी ने बहुत काम किया था। सबसे पहले लोगों से आह्वान किए थे कि आप ये छुआछूत वाला मैटर जो है सो खत्म कीजिए। दूसरा बात कि गांधी जी खुद से साफ सफाई करके ये दिखाना चाह रहे थे कि सब कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है ना। आदमी अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जाति धर्म से महान नहीं बनता है, ऐसा गांधी जी का कहना था, है ना। तो छुआ जो भी नीची जाति के लोग थे उनको भी अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि गांधी जी ये सोच लिए थे कि भारत का हर एक आदमी जब तक सपोर्ट नहीं करेगा तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। समझ गए। तो ये सब जो है सो दिक्कत था कुछ। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे अगले टॉपिक पे। चलिए, ये है आज का आपका लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम लोग अब जो है सो कल आगे डिस्कस करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाएं क्या थी। सबसे पहले देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन हुआ था, ये तो बता चुके हैं आपको। उसके बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई थी, वन कानूनों का उल्लंघन किया गया था। हम पहले ही बता चुके हैं कि ऐसा कोई भी कानून जो कि भारत के लोगों के हित में नहीं है उसको तोड़ना भी था, उसमें यह भी कानून था, वन कानून। इसके बारे में हम अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे गुड डे मिल्स के बारे में, है ना। आंध्र प्रदेश में जो अल्लूरी सीतारामराजू वाला जो कहानी बताए थे उसी तरह था ये। अब देखो, अब जब आंदोलन होगा तो कुछ ना कुछ तो क्या कहते हैं इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना। तो क्या हुआ कि लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। जो भी कानून ऐसे बनाए गए थे जो अंग्रेजों के भारत के लोगों के हित में नहीं थे उसको भंग करना शुरू कर दिया था। और तब क्या हुआ, सरकार भी जो है सो रिएक्ट की, और सरकार रिएक्ट ही नहीं की, तगड़ा वाला रिएक्ट की। क्या हुआ, आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया। हजारों लोग जेल गए, लगभग 1 लाख लोग, चाहे महिला हो, बच्चे हो, औरत हो, सबको हाँ क्या कहते हैं जेल में डाल दिया गया था। हजारों लोग जेल गए थे, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। और इससे क्या हुआ कि जनता और ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी, है जनता और ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी। इसके आगे कल हम पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड हो जाए। हाँ, तो अब जो है सो बाकी अगले एपिसोड में जो है सो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे उसमें अगला टॉपिक कल हमको क्या क्या डिस्कस करना है उसके बारे में हम फिर से दिखा दे रहे हैं आपको एक बार। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या थी वो, उसके बाद हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या क्या थी, कि क्या क्या दिक्कत थी। उसके बाद हम 1932 का पुनः संधि का प्रावधान पढ़ेंगे, ये महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। और तब आएंगे हम लोग लास्ट में हाँ सामूहिक अपनेपन का भाव में। ये जो है सो कुछ टॉपिक हमारा बचा हुआ है जिसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो है सो चलेंगे एक बार डाउट सेशन में, जिसको जो भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखेंगे और फिर हम लाइव आके आपको जो है सो आपका डाउट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। अभी तक जो पढ़े हो उसको फिर से अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।